और पहले एक अहम खबर आपको कर्नाटक से देते हैं। कर्नाटक में 5 जुलाई से इबादत गाहें खोली जाने की इजाजत। जी हां, कर्नाटक में जब तक इबादत गाहें नहीं खोली गई थी, 5 जुलाई से इबादत गाहें खोलने की इजाजत। बेंगलुरु में वजीर आला BS येडियुरप्पा ने किया ऐलान। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक अनलॉक के नए रूल्स जारी हैं। शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत है। शादी की तकरीब में 100 अफराद की शिरकत की इजाजत है और मेट्रो ट्रेन बसों में 100% मुसाफिरों के सफर की इजाजत। वहीं मैदानों में खेल कूद की भी इजाजत दी गई है। 5 जुलाई के बाद से वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। तहम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अहम बात यह है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल कॉलेजों के खोलने के सिलसिले में जल्द फैसला लिया जाएगा। अभी स्कूल कॉलेज खोलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। सिनेमा घर, पब पर पाबंदी बरकरार रहेगी और समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। ये पाबंदी है और बेंगलुरु में वजीर आला येडियुरप्पा ने ये तमाम ऐलानात किए हैं। तो इबादत गाहें 5 जुलाई से खोलने जाने की इजाजत दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए मसाजिद कमेटी ने बाकायदा मुहिम चलाने का फैसला किया है। आइंदा हफ्ते भोपाल की 2 दर्जन मसाजिद में एक साथ कोरोना टीकाकारी कैंप लगाने का फैसला किया गया। राजधानी भोपाल की किन किन मसाजिद में कोरोना टीकाकारी का कैंप लगाया जाएगा और उनमें मर्द ख़वातीन की टीकाकारी का अलहदा इंतजाम क्या होंगे, इसे लेकर पीर के रोज शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद होगा। कोरोना टीकाकारी और मसाजिद में लगाए जाने वाले कैंप को लेकर मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासर आरफात कुछ इस तरह बताते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने शुरू से ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब की सरपरस्ती में मुफ्ती साहब सैयद अबुल कलाम कासमी साहब के साथ और दीगर उलमा इकराम ने और हमारे शहर की मसाजिदों के आइम्मा मुअज्जिनीन ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की और गाड़ियों के ज़रिए भी वैक्सीनेशन लगवाने और मास्क लगाने, सैनिटाइज़ करने के लिए हम लोगों ने स्पीकरों के ज़रिए से ऐलान भी काफ़ी माइकों के ज़रिए ऐलान करवाया है। तो अभी मौजूदा हालात में हम इस पर प्लान कर रहे हैं कि इस वीक के अंदर कम से कम शहर की 10 से 15 बड़ी मसाजिदों के अंदर वैक्सीनेशन कैंप लगवाने का मशवरा किया जा रहा है। तो मंडे को इंशाल्लाह इस पर मशवरा होगा। एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद से शुरू की गई कोरोना टीकाकारी मुहिम की जहां पूरी दुनिया में सताइश की जा रही है, वहीं भोपाल के एक मकामी अखबार के जरिए ताजुल मसाजिद में अब तक महज 79 लोगों की टीकाकारी किए जाने की खबर शाया किए जाने पर मुस्लिम तंजीमों ने न सिर्फ हैरत का इजहार किया बल्कि ऐसी गुमराह कुन खबर शाया करने पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए इंतजामिया से अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मार्च से अब तक ताजुल मसाजिद में कोरोना टीकाकारी के 1 नहीं बल्कि 3 कैंप लगाए जा चुके हैं और इन कैंपों में आने वालों की बड़ी तादाद के पेश नज़र इंतजामिया को हदफ से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया कराने के लिए इक़दाम करना पड़ा था। इस मामले में ताजुल मसाजिद में कैंप लगाने वाले डॉक्टर और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से खास नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। कोरोना टीकाकारी मुहिम और मसाजिद से जो शुरू की गई उसका असर, मुस्बत असर न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान ने देखा। एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में 6 अप्रैल को पहली बार टीका कैंप लगाया गया था, उसको लोगों ने बड़ी उससे देखा। लेकिन भोपाल के एक मुकामी अखबार ने इस खबर को शाया करके ये कहा कि कुल 79 टीके लगाए गए, जिसको हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमों में खासी नाराज़गी देखने मिली। इसका सच क्या है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जफर हसन साहब मौजूद है, जो खुद टीका कैंप लगाने के जिम्मेदार थे, जिनकी निगरानी में लगाएगा। और फिर मुहिबान भारत की टीम है यहाँ पे, फरहान खान, तमाम लोग मौजूद। उनसे जानने पहले जफर साहब से बात करें। जफर साहब, आप लोगों ने टीका लगाया, न्यूज़ 18 ने उसको लाइव भी किया था, फिर इस तरह की खबर आ रही कि कुल 79 टीके ही लगाए, एक मायूसी की बात की जा रही है। देखिए, बहुत अफसोसनाक है ये खबर और इससे पूरे समाज पर, पूरे सोसाइटी पर इसके मुज़र असरात होते हैं। क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का कि आप लोगों ने और दूसरे चैनल भी वहाँ मौजूद थे और उसको लाइव किया था। तो जाहिर है कि जो चीज़ मंजर आम पर आ गई हो और सबके सामने लाइव चल रही हो, उसके बाद उसके बारे में इस तरह की खबर शाया करना यकीनन बहुत अफसोसनाक है और इसके बड़े मुज़र असरात सोसाइटी पर और समाज पर रोनुमा होते हैं। इंतजामिया के लोग मौजूद। फरहान साहब, आपने बहुत सारे सेंटर देखे थे,
ताजुल मसाजिद के कैंप को अलग किस तरह से समझ रहे थे आप? देखिए जैसे कि ताजुल मसाजिद एक बहुत बड़ा नाम है, तो ताजुल मसाजिद के कैंप जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर लोगों को पहले तो संतुष्ट किया जा रहा था, टीके के फ़ायदे बताए जा रहे थे, फिर उनका बीपी चेक किया जा रहा था, दूसरी उनकी जो उनका चेकअप हो सकता था वो किया जा रहा था, उसके बाद उनको मतलब टीका लगाया जा रहा था। तो ये बहुत अलग कैंप था कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हमने देखा कि लोग आए, आधार कार्ड लिया और टीका लगा दिया, मगर वहाँ पर एक काउंसलिंग की जा रही, समझाया जा रहा है, इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उनका बीपी चेक किया जा रहा है, उनका पल्स चेक किया जा रहा है, उसके बाद टीका करना। तो एक अलग मुहिम थी, एक अलग आवाज़ लगाई जा रही थी कि ताजुल मसाजिद आइए और टीका लगवाइए, और वहाँ पर सभी धर्म के समाज के लोग मौजूद थे। और तीसरा कैंप जो हमने वहाँ देखा वो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, मतलब एक बहुत लंबी कतार थी कि वैक्सीन लगाने वाले भी कम पड़ रहे, इतनी बड़ी कतार थी, और मतलब इतनी भीड़ होने के बाद वो तीसरे कैंप में तो दूसरा पहला, उसके बाद अगर इस तरह की खबरें आना कि 79 ही टीके लगे हैं, तो ये ताज्जुब है इस बात का कि बगैर तहकीक के कैसे किया जा सकता है ये सब। बगैर तहकीक के ऐसी खबरें शाये कर दी जाती है और समाज को गुमराह। महिबान भारत जो है, जो समाज में जो है लोगों को बेदारी करने का काम करता है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, इस तरह की खबरों की जो है किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, ये तो इतने बड़े इदारे के बारे में या इतने बड़े अभियान के बारे में अगर आप खबर लिख रहे हैं तो उसकी तहकीक और तस्दीक दोनों कर लेनी चाहिए, है ना। आप बिना किसी तथ्यों के आधार पर अगर आप लिख देते और अगर इनको लिखना ही था तो आप ताजुल मसाजिद के जिम्मेदार लोगों से मिल लेते, या जैसे डॉक्टर साहब ये खड़े हुए इनसे बात कर लेते, इनसे आंकड़े ले लेते और फिर छाप देते आप। ताजुल मसाजिद ने शुरुआत की, वो शुरुआत से बाकी मस्जिदों और दीगर जगह पे वो सारी चीज़ें पहुंची और ताजुल मसाजिद मिसाल बन के निकली, क्योंकि उन्होंने एक पहल शुरू की और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहल शुरू की कि ऐसा लग रहा था कि हम एक किसी मेडिकल कैंप में ही आए हैं। एक्चुअल वैसा ही था, सिर्फ टीकाकरण के लिए नहीं आए हैं। अगर जो इस लायक नहीं था, जो उसकी सेहत मतलब इस लायक नहीं थी कि टीका लगे, तो उसे रिव्यू मना भी किया गया कि अभी आप मत लगवाइए बात। तो ये सारी तमाम सुविधाएं सहूलियतें जो थी वो ताजुल मसाजिद में थी, जो बेमिसाल हैं। और उसके बारे में ऐसी खबरें छापना, मैं तो इसकी मतलब अपने कहना चाहिए ना, शुद्ध हिंदी में घोर निंदा करता हूँ। ये सरासर गलत है, बिना तस्दीक के कोई खबर नहीं लिखी जानी चाहिए। बिना तस्दीक के खबर नहीं लिखी जानी, उस तरह से ताजुल मसाजिद में जो काम हुआ है बेमिसाल था। और आज भी जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने जिस तरह से ऐलान किया था कि 3 जुलाई को कैंप लगाया जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से आज कैंप नहीं लगाया जा सका। ताजुल मसाजिद में भी इसी वजह से कैंप नहीं लगाया जा सका। और इस तरह की खबरें जो शाये की जा रही हैं उस पर मुकामी तंजीमें, चाहे मुस्लिम तंजीमों की बात करें और फिर वहाँ के मुंतज़मीन जो है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। जामिया मिल्लिया इस्लामिया लंबे अरसे से कैंपस में मेडिकल कॉलेज कायम करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ये ख्वाब ताबीर की समत बढ़ने लगा है। हाल ही में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 350 बेड के मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ बनाकर सरकार को भेजने पर मोहर लगा दी है। पेश है दिल्ली से खुर्रम शहजाद की यह रिपोर्ट। पिछले तकरीबन 8 बरसों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेडिकल प्रोजेक्ट ख्वाब बना हुआ है। साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद और मौजूदा वाइस चांसलर नजमा अख्तर, चांसलर नजमा हेबतुल्ला मेडिकल के ख्वाब पर जोर देते रहे हैं। कई बार मेडिकल को लेकर बातचीत भी होती रही, लेकिन अब इस ख्वाब का खाका बनने जा रहा है। जामिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 350 बिस्तरों के मेडिकल कॉलेज के प्रपोजल को तैयार करने और सरकार को भेजने पर मोहर लगा दी है। मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने का मतलब है, हॉस्पिटल स्टार्ट करने का मतलब है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो सब हम तैयार करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट में गवर्नमेंट को देंगे। और जो ईसी थी उसमें एक अहम फैसला और हुआ था कि जो अब 3rd वेव हो सकती है, आ सकती है जल्दी, तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ एक 50 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो मौजूदा हमारा अंसारी हेल्थ सेंटर है, उसमें जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया की जाएंगी। और इसमें काफ़ी जो कंसंट्रेटर वगैरह हैं वो पहले से हम लोगों ने प्रोक्योर किए हैं, कुछ डोनेशंस के थ्रू भी आए हैं जो लोगों ने दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने एंड से कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि एक तरह से ये कह सकते हैं ये प्रीकर्सर होगा, यानी कल को जब आप एक बड़ा लेवल पे कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जो छोटा सा एक कोविड केयर सेंटर है उससे एक तरह से टेस्ट भी हो जाएंगी चीज़ें। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह तैयार होगी और हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। मेडिकल कॉलेज के ख्वाब में उत्तर प्रदेश हुकूमत के सिंचाई महकमे की इस जमीन को मेडिकल कॉलेज के तौर पर देखा गया था। उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने जमीन को जामिया को अलॉट भी कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत हाई कोर्ट चली गई और स्टे ऑर्डर हो गया।
अदालत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलकर इस मसले को हल करने के लिए कहा। दोनों रियासतों के वज़राए आला और वुज़रा इस सिलसिले में कई बार मिले भी, लेकिन ये मामला आज भी ज्यों का त्यों है। देखिए, जामिया का जो मेडिकल कॉलेज होगा वो हिंदुस्तान के लिए एक एसेट होगा, तो मैं बिल्कुल ये नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार उसमें हाथ पीछे खींचेगी या कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। मेरे ख्याल से हम अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार 100 कदम हमारी तरफ चल के आएगी कि आइए आप एक हॉस्पिटल बनाइए, हम आपको पूरा का पूरा इसका खर्च देते हैं, पैसा देते हैं। तो इस उम्मीद पे हम लोगों को रहना चाहिए और हमें लगता भी है कि सरकार इस मामले में बहुत सपोर्टिव होगी। तो सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जामिया एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा है जो हिंदुस्तान को एक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे वो मदद करेगी। ये एक दरख्वास्त है कि इस मौके पे जल्दी से जल्दी जामिया को ये पहाड़ी की जगह देने में हमारी मदद करें, ताकि ये एक मेडिकल कॉलेज का ख्वाब जो जामिया के 100 साला मौके पे मेडिकल कॉलेज भी मिल जाए और जगह भी हमें मिल जाए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रपोजल का सीधा मतलब ये है कि ज़मीन का तनाज़ा अपनी जगह, जामिया इंतज़ामिया ने ज़मीन को लेकर और भी बहुत कुछ सोच रखा है और मुतबादिल तलाश कर लिया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार में उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 12,000 ग्रेस पास टीईटी उम्मीदवार कई बरसों से मुसलसल वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर तालीम से रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इनके मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है। असातिज़ा की बहाली के इंतजार में उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की उम्र की मियाद खत्म हो रही है। ऑल बिहार उर्दू बांग्ला टीईटी संघ इस ताल्लुक से लगातार जिद्दोजहद कर रहा है, लेकिन इसे अब तक कामयाबी नहीं मिली है। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने हुकूमत से अपील की कि टीईटी उम्मीदवारों के साथ हो रहा ये मजाक बंद किया जाए और जो भी फैसला करना है हुकूमत फौरन करे। मामलात में जो उर्दू के टीचरों का मसला है, 1-2 साल का मामला नहीं है। 2011 से इस पर एक्सरसाइज शुरू हुआ, 2013 में रिजल्ट आया, 2015-16 में फरियाद की गई, उस पर बार बार उसमें इस्लाह की गई। खुद सवालात गलत दिए थे महकमे के लोगों ने, बच्चों का कोई कसूर नहीं था, और वो तवील अरसा तकरीबन 10 साल की मुद्दत हुआ चाहता है और फैसला नहीं हो पाया। और इन उम्मीदवारों की जिंदगी क्या हुई, पूरा खानदान तबाह हो गया। इसी उम्मीद पर अटके हैं ये कि शायद अब की फैसला आ जाए और मैं टीचर बन जाऊं। दूसरे कामकाज भी नहीं है और इसी उम्मीद पर बेचारे पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ करना चाहिए देन एंड डियर, टाइम बाउंड आप कीजिए, 6 महीने साल भर के अंदर में फैसला कीजिए, ताकि वो उम्मीदवार टीचर नहीं बन पाए तो दूसरे मैदान रिक्शा तो चलाएगा ना, ठेला चलाएगा ना, ताजिर तो बनेगा ना। लेकिन आप तबाह कर रहे हैं अपने शहरियों के, उनके पूरे भविष्य के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ, उनकी नस्लों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद शहर में बड़े पैमाने पर तामीराती और तज़यीनकारी के काम जारी हैं। शहर के तारीखी दरवाजों का भी नक्शा बदल रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत हो रहे इन कामों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन तारीखी इमारतों की तज़यीनकारी में क्या वाकई इनकी तारीखी शनाख्त को बरकरार रखने का ख्याल रखा जा रहा है? ये जानने की कोशिश की गई तो हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आए। पेश एक रिपोर्ट। तारीखी, तहजीबी और सयाहती लिहाज से अहमियत का हामिल औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की सरबराही में इस प्रोजेक्ट के तहत शहर का नक्शा बदला जा रहा है। तारीखी दरवाजों की तज़यीनकारी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। पहले मरहले में शहर के 9 तारीखी दरवाजे और शाहगंज क्लॉक टावर की तज़यीन नौ की जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक तारीखी दरवाजों और शाहगंज क्लॉक टावर की तज़यीनकारी के लिए मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शाहगंज क्लॉक टावर और तारीखी दरवाजों की मरम्मत का काम आखिरी मरहले में है। हमको ये उम्मीद है कि इन सारे गेट्स का की दुरुस्ती और ब्यूटिफिकेशन के बाद में औरंगाबाद शहर की सुंदरता में और ही वृद्धि होगी। और जिस प्रकार औरंगाबाद शहर को सिटी ऑफ गेट्स बोला जाता है, माशाल्लाह की ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और स्मार्ट सिटी के अंडर इसको इंक्लूड किया। कोई ज़रूरत बहुत थी, क्योंकि इसके पहले भी इसको रेनोवेट किया था,
मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कैसा आता है कि रेनोवेशन होके भी मॉनिटर जो करना चाहिए और कंटिन्यूसली मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं वो मेंटेनेंस नहीं हुआ। आप एक बार रेनोवेशन करके छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में गिरो या पड़ो या कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से कैसे है, उनको फिर से पूरा रेनोवेशन करना पड़ रहा। तो इसी वजह से ये एक बार आप रेनोवेशन करेंगे तो मेंटेनेंस कंटिन्यूसली करना चाहिए। तारीख के जानकारों का कहना है कि औरंगाबाद शहर के तारीखी दरवाजे 400 साल कदीम हैं। इन तमाम दरवाज़ों पर चूने और दीगर अवामिल की मुलम्माकारी की गई है। यही वजह है कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद इन दरवाज़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सका। तारीख के जानकार और आसार कदीमा के माहिरीन मानते हैं कि तारीखी आसार की तज़ीनकारी में बहुत एहतियात लाजमी है। ख़ास तौर पर इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि इनकी कदीम शिनाख्त जो कि तो बरकरार रहे। दरवाज़ों की मरम्मत पर मामूर ठेकेदार का दावा है कि वो इन तमाम बातों का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तारीख़ी माहिरीन ने कई सवालात कुछ इस तरह से उठाए हैं। चूने का काम बहुत धीरे होता है, तो आप 1 स्क्वायर फीट एरिया करने में आपको कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा जैसे डिज़ाइंस है वहाँ पे, आपको 1 से 2 दिन लगता है। फिर उसको क्योर करना पड़ता है। सीमेंट 24 घंटे में सूख जाती है, चूना वैसे सूखता नहीं। उसको कम से कम 7 से 14 दिन आपको क्यूरिंग करना पड़ता है, और उसका बेस बनाना, सब चीज़ बहुत टाइम लगता है। चूने को तो पहले लाके आपको 28 दिन डुबा के रखना पड़ता है, फिर उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसको मिला के फिर पीसते हैं, फिर 14 दिन उसको सड़ने छोड़ते हैं, उसके बाद वो तैयार होती है यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसके पहले भी जब उन्होंने रेनोवेट करे थे, रेस्टोर करे थे, तो उसके पहले भी हमने जब जाके देखे, पर्सनली हमने जब जाके देखे थे, हमने देखे थे वो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी उम्र जो है यानी ज़्यादा होने की वजह कम हो जाती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां शहर का चेहरा मोहरा बदल रहा है, वहीं तारीखी दरवाज़ों की रौनक भी बहाल हो रही है। लेकिन ये रौनक कब तक बरकरार रहती है, ये देखना होगा, क्योंकि तारीखी माहिरीन ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। नरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ सामाजिक कारकुन और उस्मानिया तरकारी मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन के सदर एन महावीर ने शहर के 3 कंदील और अशोक डिपो चौराहे तक सड़क की तोसी में हो रही जानबदारी पर तशवीश का इजहार किया। महावीर ने कहा कि गुज़श्ता कई महीनों से 3 कंदील और अशोक डिपो चौराहे तक सड़क की तोसी का काम जारी है, लेकिन बाज़ इलाकों में तयशुदा 50 फीट तक तोसी नहीं की जा रही है। बल्दिया चेयरमैन और हुक्काम की मिलीभगत की वजह से बाज़ इलाकों में 50 फीट से कम तोसी की जा रही है। के बाद जो है ना काम चलता हुआ नज़र आ रहा, उसमें जो है ना ये कमिश्नर और जो है ना जेई उसमें पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्या पार्शियलिटी कर रहे बोले तो वो जो सेंटर पॉइंट से जो है ना, रोड के सेंटर पॉइंट से जो है ना, इधर 25 मीटर, इधर 25 फीट, उधर 25 फीट जो है ना वो वर्डिंग करने का है। ये लोग जो है ना क्या कर रहे, कुछ जगह जो है ना 20 फीट कर रहे, कुछ जगह जो है ना 15 फीट करके, ऐसा जो है ना कंप्लीट जो है ना होते सो काम पे जो है ना ये कर रहे। इसलिए जो है ना हम क्या बोले, देखो साहब 50 फीट का जो है ना पूरे वार्ड नंबर 14 और 12 वाले जो है ना ओपीएस है, आप जो है ना मेजरमेंट करके किसी को नाइंसाफ़ी करे नहीं, जैसा सबको जो है ना इंसाफ करके जो है ना 50 फीट तोड़ लो। अकोला में एनसीपी की जानिब से आज एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे की मुखालफत की गई। इस दौरान एनसीपी कारकुनान ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। एनसीपी कारकुनान ने शहर के बीच सड़क पर चूल्हा जलाकर एहतजाज किया। रियासत वज़ीर अमोल मटकरी ने इस एहतजाज में सीधे तौर पर बीजेपी पर ब्लैकमेल का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे व दीगर बीजेपी लीडरों की भी जांच का मुतालबा कर डाला। जनता को लूट रही है, और आप भाजपा की सरकार में 106 रुपये लीटर हो गए। आता जे काही ईडीच्या प्रकरणावरून या मूळ मुद्द्याकडून बगल देण्याकरता जे काही मीडियाच्या माध्यमातून वेगवेगळे सोर्सेस निर्माण केलेले आहेत, एक सांगतो, जय अमित
शहाची वाढलेली प्रॉपर्टी आणि मंगल प्रभात लोढांपासून सुधीर मुनगंटीवारांची वाढलेली प्रॉपर्टी याबद्दल सुद्धा अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींनी उत्तर द्यावं, नाहीतर येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीचं तोंड काळं केल्याशिवाय राहणार। इंतखाबात आते ही सियासत तेज हो जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी मुसलसल बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों के हवाले से यूपी हुकूमत और मरकज के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस मौके पर एसपी के जिला सदर डॉक्टर इमरान ने बताया कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में एक आवाज़ आई थी कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, अब वो बच्चा गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है कि गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का बिकता था 900 रुपए का बिकने लगा केवल 7 सालों में। पेट्रोलियम मंत्री सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि वो गैस और सिलेंडर का दाम बढ़ाएं, डीजल का दाम बढ़ाएं, पेट्रोल का दाम बढ़ाएं, और इसके अलावा उनके पास कोई कार नहीं। पूरी भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उसका सिर्फ एक ही काम है। एक काम, क्या काम? अपने पूंजीवादी दोस्तों को किसी प्रकार से फायदा पहुंचाना। कौन नहीं जानता अडानी और अंबानी के गैस सिलेंडर के बड़े बड़े काम चल रहे हैं, गैसेस के बड़े काम चल रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के बड़े बड़े काम चल रहे हैं। उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार से भारतीय संपदा, भारतीय संसाधन जो कुछ भी सरकार के पास है, उनको धीरे धीरे करके इतना महंगा कर दो कि वो धीरे धीरे कहा जाए कि इसको बेच दो। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र की जानिब से तमाम सरकारी दवाखानों में ज़रूरतमंद अफराद के लिए मुफ्त खून की जांच के लिए मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया के तहत चलने वाले सभी हेल्थ सेंटरों में सिर्फ 10 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए खून के नमूनों की जाँच करा सकते हैं। प्लेटलेट, शुगर, थायराइड, रूटीन यूरिन, सीरम, कैल्शियम समेत 30 से ज़्यादा तरह के खून के नमूनों की जांच की जाएगी। इस खुसूसी मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए, ये अपील मेयर मोहंती विजय ओनकर ने की है। उत्तर प्रदेश के मुतादिद अजला में जिला पंचायत सदर में भारतीय जनता पार्टी को मिली कामयाबी का सिलसिला अलीगढ़ में जारी रहा। अलीगढ़ से विजय सिंह ने कामयाबी हासिल की, जिन्होंने 47 में से 38 वोट हासिल करके ये कामयाबी हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मुश्तरका उम्मीदवार रचना सिंह को महज 8 वोट ही मिल सके। चुनाव लड़ा था, कुल 46 मतदान हुए थे, जिसमें से 8 मत जो है वो अर्चना यादव को मिले हैं, 38 मत विजय सिंह को मिले हैं। विजय सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया है। परिणाम, पूरा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो गई है। कितने वोट मिले हैं दोनों को? कुल 46 मतदान हुआ था, जिसमें 8 अर्चना यादव के पक्ष में गया है और 38 जो है वो विजय सिंह के पक्ष में गया है। मैं पूरे जनपद का धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों का, क्योंकि इतने मतों का आने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है और इतना वोट दिया है कि हम लोग खुद इस बात के लिए सबका धन्यवाद देते हैं कि इतने मतों के साथ जीतना बहुत बड़ी बात है। नेतृत्व में हमेशा बाबूजी का आशीर्वाद सभी को मिला है, मुझे भी मिला है, मेरे परिवार को मिला है, और मैं साथ साथ जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और सत्यदेव जी के नेतृत्व में जो आज संगठन के ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया, ये मेरे लिए सौभाग्य। कानपुर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज जिला पंचायत सदर का इंतखाब किया गया। कुल जिला पंचायत मेंबरों में 32 वोट हासिल किए थे और सुबह ही रायदही का आगाज हुआ, लेकिन सदर के इंतखाब के बारे में हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब बैठोर असेंबली हल्के से बीजेपी के मेंबर असेंबली अभिजीत सिंह एक बस लेकर पहुंच गए, जिसमें जिला पंचायत मेंबरान के 21 मेंबरान मौजूद थे और जिन्हें वोट डालना था। वोटिंग के बाद वो उन्हें अपने साथ ले गए, जिसमें बीजेपी के स्वप्निल वरुण ने 25 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की। स्वप्निल वरुण साबिक काबीना के वजीर कमला रानी वरुण की बेटी है और उन्होंने पहली बार इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया था। रूरल एरिया के जितने भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, और इस समय जो मैं महसूस कर रही हूँ सबसे ज़्यादा जल संकट है वहाँ पे, उस पर मेरा काम है। और ये जीत के पीछे सेहरा किसको माना जाए, किसका श्रेय था इसमें मानती हैं आप? मेरे कार्यकर्ता, मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरे शीर्ष नेता, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि वो नेता नहीं है, मेरे अभिभावक हैं। मेरी माँ उनके हाथ हमको छोड़ के गई है और आज वो। भिवंडी के कुरैश नगर में उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब गुजरात के वापी से पुलिस एहलकार जमील कुरैश नामी शख्स को गिरफ्तार करने की गर्ज से पहुंचे। इसी असना में जमील की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। महलूक के अहलखाना का इल्ज़ाम है कि गुजरात पुलिस ने उसे नीचे धकेल दिया था।
जबकि भिवंडी पुलिस ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि जमील ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में नीचे छलांग मारी थी। साथ ही पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करने की यकीन दहानी कराई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।